हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए मैं किसी से नहीं डरता हूं। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या नफरत, लेकिन आप उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन अपने देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी कुछ बेहद ही अनोखी और दिलचस्प बातों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, आप बिना इसे स्किप किए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महिसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वो पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वो पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान वो अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसूदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई। जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 वर्ष के थे। एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीति गतिविधि 1971 में थी, जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मुक्ति वाहिनी को खुला समर्थन नहीं दिया और मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिली जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई। जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना ली। इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाओं और इस देश में घटी पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का सहयोग रहा। इस प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दे दिया गया, जिसे उन्हें बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से हराया था। नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए समूचे राजनीतिक हलकों में जाने जाते हैं। उनके व्यक्तिगत स्टाफ में केवल 3 ही लोग रहते हैं। कोई भारी भरकम मामला नहीं होता, लेकिन कर्मयोगी की तरह जीवन जीने वाले मोदी के स्वभाव से सभी परिचित हैं। इस नाते उन्हें अपने कामकाज को अमली जामा पहनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उन्होंने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त करवाने में कभी कोई कोताही नहीं बरती जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी कोपभाजन बनना पड़ा।
परंतु उन्होंने इसकी रत्ती भर परवाह नहीं की जो उन्हें उचित लगा करते हैं। वे एक लोकप्रिय वक्ता हैं जिन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में श्रोता आज भी पहुंचते हैं। कुर्ता पाजामा और सदरी के अतिरिक्त वे कभी कभार सूट भी पहन लेते हैं। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त वो हिंदी में ही बोलते हैं। मोदी के नेतृत्व में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा को इस बार 115 सीटें मिली। उनके जीवन में हुए विवाद की बात करें तो 27 फरवरी 2002 को गुजरात से अयोध्या वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कार सेवक मारे गए थे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 192 सीटों में से 127 सीटों पर जीत हासिल की। अप्रैल 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर ये जानना चाहा कहीं गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। ये विशेष जांच दल दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। 2014 में पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश में 439 बड़ी चुनावी रैलियां, 3D सभाएं व चाय पर चर्चा आदि को मिलाकर कुल 4927 कार्यक्रम किए गए। चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने 26 मार्च 2014 को मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ जम्मू से की और समापन मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जनता ने एक अद्भुत चुनाव प्रचार देखा। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनावों में अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त की। चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें जीतकर सबसे बड़े संसदीय दल के रूप में उभरा, वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 292 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसके गठबंधन को केवल 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि साल 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का 26 मई 2014 से भारत के 15वें प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण के पश्चात प्रारंभ हुआ। मोदी के साथ 45 अन्य मंत्रियों ने भी समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 46 में से 36 मंत्रियों ने हिंदी में जबकि 10 ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। समारोह में विभिन्न राज्यों और राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों सहित दक्षिण देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इस घटना को भारतीय राजनीति की राजनयिक कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। 13 अक्टूबर 2018 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया था। पार्टी के मुख्य प्रचारक भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह थे। मोदी ने आम चुनाव से पहले मैं चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत की। वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के मामले को लेकर एनडीए से अलग पार्टी का दूसरा तेलुगु देशम पार्टी का विभाजन हो गया। नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पहले प्रीमियर में किए गए विकास और शानदार काम को देखते हुए उन्हें 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार और मुख्य चेहरे के रूप में फिर से घोषित किया गया था। मोदी ने वाराणसी से उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को हराकर सीट जीती, जिन्होंने सपा बसपा गठबंधन को 4,79,505 मतों के अंतर से हराया। गठबंधन के बाद दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद मोदी को दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अकेले भाजपा के साथ 330 सीटें जीतकर लोकसभा में 353 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.85 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। पिछले साल 2019 में पीएम मोदी की संपत्ति 2.49 करोड़ रुपए की थी। अब 30 जून 2020 तक मोदी की संपत्ति में 36 लाख रुपए की बढ़त हुई। पीएम मोदी ने
खुद ही अपनी संपत्ति की घोषणा की है। दरअसल अब प्रधानमंत्री और उनके सभी कैबिनेट को एसेट्स की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है। पीएम मोदी की संपत्ति बैंक, डाकघर और कुछ अन्य सुरक्षित जगह निवेश से बढ़ी है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट में जमा होता है। बैंकों में डिपॉजिट से उन्हें 3.3 लाख रुपए रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।